तो सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पेपर में बात हो गई क्या क्या आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोष है, ठीक है। और दोष के बाद आपका क्या है, तो क्रियाकाल है, ठीक, क्रियाकाल। और क्रियाकाल के बाद जो है आपका आहार, ठीक है। इन तीन चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखना। तो सारा कुछ जितने भी दोष हैं, ठीक है, ये पूरे अच्छे से पढ़ लो। क्रियाकाल चैप्टर अच्छे से पढ़ लो और आहार चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, ठीक, यही है। सेकेंड पेपर में आपका क्या है, बेसिकली हम धातु के बारे में जानेंगे। तो आप सभी जानते भी होंगे कि धातु, आयुर्वेद में वर्णन धातुओं के बारे में है। तो धातुएं कितनी है, तो सबसे पहले कितनी धातुएं हैं, तो धातुएं 7 बताई गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, यानी कि रसाद रक्तम ततो मांस मांसान मेदो ततो अस्थि च अस्तनो मज्जा ततो शुक्र शुक्रत शुक्राद गर्भ प्रजायते, ठीक है। तो ये तो धातु के बारे में हो गई। अब हम इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पेपर में सबसे पहला यूनिट जो है क्या है, धातु है। तो धातु में हम क्या क्या टॉपिक्स को जानेंगे, तो देखो इटियोलॉजी यानी कि निरुक्ति है, डेरिवेशन है, डिफिनीशन है, जनरल इंट्रोडक्शन टू टर्म धातु और धातु पोषण न्याय को जानेंगे, समझ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो धातु की निरुक्ति बताई गई है। तो निरुक्ति क्या होगी, निरुक्ति यहाँ पे तो बताया कि दूधाम धारण पोषणयो, यानी कि इस मूल शब्द से धातु की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। किससे, दूधाम धारण पोषणयो से, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो क्या करता है, हमारे शरीर को धारण करता है, ठीक, और पोषण भी प्रदान करता है, उसे हम धातु कहते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, यहाँ पे लिखा भी है, ये इसकी परिभाषा भी है धातु की, ठीक है, कि जो शरीर का धारण तथा पोषण करे उसे हम धातु कहते हैं, ठीक है। ये जो है आपकी परिभाषा भी हो जाएगी धातु की, जब भी लिखना होगा तो ये लिख सकते हो कि शरीर को धारण करता है और पोषण प्रदान करता है, उसे हम धातु कहते हैं, ठीक। तो निरुक्ति हो गई। अब यहाँ पे परिभाषा बताया है, तो परिभाषा में क्या बताया है, श्लोक छोटा सा है, धारणात धातुव। धारणात मतलब जो शरीर को धारण करते हैं, ठीक है, उसे हम धातु कहते हैं, ठीक। बट इसमें एड ऑन कर देना कि जो धारण और पोषण प्रदान करता है उसे हम धातु कहते हैं। बिकॉज की जो हमारे अभी हम धातु के बाद उपधातु भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उपधातु भी शरीर का धारण करता है। डिफरेंट क्या है धातु और उपधातु में, कि धातु जो है वो क्या करेगा, आपके शरीर को धारण भी करेगा और पोषण भी प्रदान करेगा। बट जो उपधातु है केवल वह शरीर को धारण करता है, यानी कि होल्ड किए। धारण का मतलब क्या हुआ, होल्ड किए रहना, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द धातु एंड उपधातु। परिभाषा समझ गए। परिभाषा में क्या कहा कि जो शरीर को धारण करने वाले अंश, ठीक है, उदकों को धातु कहा जाता है। अब आ जाइए, धातु की संख्या बताई है। तो धातु की संख्या में श्लोक के अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान से लिया गया है। और अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान पहले चैप्टर का 13वां श्लोक है। क्या है, देखो तो श्लोक को देखो, रसा और श्रीक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु, ठीक है। तो पहले तो बताया कि रस धातु है, ठीक है, रसा और श्रीक। यहाँ पे हम इसीलिए श्लोक को पढ़ते हैं बिकॉज कि आप लोग अच्छे से इसका संधि विच्छेद करके पढ़ पाए। तो रसा है, फिर है क्या, अश्रिक। अश्रिक मतलब क्या होता है, रक्त, ठीक है। अश्रिक यानी कि क्या होगा, अश्रिक, दैट इज द रक्त, यानी कि ब्लड को कहा गया है, ठीक है। पहला हो गया रस, दूसरा है अश्रिक, तीसरा है मांस। मांस यानी कि मसल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, मांस। रस हो गया, अश्रिक यानी कि रक्त हो गया, मांस यानी कि मसल हो गए। फिर आपका मेद, मेद यानी कि जो फैट है, ठीक है, फैट, मेद यानी कि जो फैट होता है बॉडी में या एडिपोज टिश्यू आप जिसे कहते हैं, वो हो गया। और उसके बाद से पांचवा क्या है, अस्थि यानी कि बोन। फिर बोन में क्या रहती है, बोन मैरो रहती है, यानी कि मज्जा, ठीक। और लास्ट क्या है, शुक्र यानी कि सेमेन, यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है, धातु की संख्या है, समझ गए। श्लोक याद रखना, रसा अश्रिक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातव। और ये रेफरेंस कहां से है, तो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान से लिया गया है। यानी कि पहली धातु कौन सी है, रस धातु है। दूसरी क्या है, रक्त धातु। अश्रिक है, अश्रिक मतलब कि श्लोक में बोला ना, अश्रिक यानी कि ये क्या है, रक्त का पर्याय है, ठीक है। तो अश्रिक हो गया, फिर मांस हो गया, मेद हो गया, अस्थि हो गया, मज्जा हो गया और शुक्र हो गया। ये क्या है,
धातु है। समझ गए? अब चलो इसके बाद से हमें जानना है धातु पोषण न्याय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है धातु पोषण न्याय। तो धातु पोषण न्याय से हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये क्या है कि ऐसे न्याय बताए गए हैं, न्याय यानी कि नियम ऐसे बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि धातु पोषण न्याय है क्या। ठीक, इसमें देखो तीन चीजें आई हैं, एक तो है धातु, दूसरा है पोषण और तीसरा है न्याय। तो धातु तो अभी हमने बताया कि धातुएं जो है शरीर को धारण और पोषण प्रदान करती हैं, उसे हम धातु कहते हैं। ठीक, और न्याय यानी कि संबंधित नियम। तो देखो यहाँ पे परिचय में क्या है कि आहार के पाचन के पश्चात वह उपयोगी, उपयोगी यानी कि प्रसाद या सार अंश। तो हम कई बार आपको लेक्चर में बताए हैं, हम जब दोष भी पढ़ाते हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक रहता है इससे रिलेटेड, जैसे हमने आहार आप सभी को पढ़ाया था, तो वहां पे हमने क्या बताया था कि हमारा जो हम जब भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद जब वो क्या होता है उसका पाचन शुरू होता है, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, तो किया हुआ भोजन वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, दो भागों में विभाजित तो कई बार हमने बोला है, और वो कौन कौन से भाग है? पहला होता है प्रसाद भाग, दूसरा होता है किट भाग। प्रसाद भाग यानी कि जिससे हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिले, पोषण मिले, दैट इज द प्रसाद भाग। समझ रहे हो? प्रसाद नाम में ही प्रसाद है या सार है, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर को पोषण मिलता है। समझ गए? और सेकंड क्या हमने बताया? किट भाग है। किट भाग दैट इज द मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। और जैसे कि पाचन हुआ, ठीक, और पाचन के उपरांत यह जो है दो भागों में डिवाइड होता है आहार, पहला है प्रसाद और दूसरा है किट अंश। ठीक है, किट यानी कि मल, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं या जो अनयूजफुल है, और प्रसाद से हमारे शरीर का क्या होगा? पोषण होगा। तो ही लिखा है कि आहार के पाचन के पश्चात वह उपयोगी या प्रसाद या सार अंश तथा अनुपयोगी। देखो अनुपयोगी, अनुपयोगी यानी कि अनयूजफुल, तो अनयूजफुल क्या होगा? जो किट भाग है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है, जिससे क्या होता है पूरिस और मूत्र का फॉर्मेशन होता है, उसमें विभाजित हो जाएगा। और उपयोगी भाग यानी कि आहार रस से विभिन्न धातुओं के निर्माण तथा पोषण की प्रक्रिया को धातु पोषण न्याय कहा जाता है। तो हमने कई बार बोला जब आहार बता रहे थे कि पाचन हुआ, पाचन होने के बाद दो भागों में डिवाइड हो जाता है जो हम आहार ग्रहण किए रहते हैं, पहला है प्रसाद और दूसरा है किट भाग। प्रसाद भाग से क्या बनता है? किसका फॉर्मेशन होगा? आहार रस का। आहार रस दैट इज द न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे है ना आहार रस, तो आहार रस दैट मीन्स की क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स हो गया। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। और इसी आहार रस से ना सबसे पहले क्या होगा? रस धातु का पोषण होगा। रस धातु हमारे शरीर में पहले से ही विद्यमान है, रक्त धातु पहले से ही विद्यमान है, बस उनका क्या होता है? पोषण होता है। तो रस धातु बना, इसका पोषण हुआ, रस से रक्त धातु का पोषण होगा, रक्त से किसका होगा? मांस का, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो ऐसे पूरा प्रोसेस जो है चलता रहता है। समझ गए? और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु पोषण न्याय कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इंट्रोडक्शन हो गया धातु पोषण न्याय के बारे में। अब देखो जो धातु पोषण न्याय है, इसके जो आयुर्वेद हम पढ़ते हैं ना, तो आयुर्वेद के अनुसार 3 धातु पोषण न्याय माने गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें तीनों में कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका क्षीर दधि, दूसरा है केदार कुल्या और तीसरा है खले कपोत न्याय। ठीक है, अब नाम में ही तुमको पूरा सारा कुछ पता चल जाएगा, तो उसी ट्रिक के साथ हम बताएंगे कि आपको बस नाम याद हो जाए कि 3 न्याय बताए गए हैं धातु पोषण न्याय के। कौन कौन से हैं? पहला है क्षीर दधि, दूसरा है केदार कुल्या और तीसरा है खले कपोत। तो क्षीर दधि का अर्थ क्या होता है? हाँ, क्षीर यानी कि क्या हो गया? क्षीर मतलब मिल्क, दूध, दूध को कहा गया है, दूध को, मिल्क को क्षीर कहा गया। और क्या है आपका? दधि, दधि डेट इज द कर्ड। ठीक है, दधि मतलब क्या हो गया? कर्ड हो गया। ठीक है, गांव में कहते हैं ना दही, कर्ड। तो जैसे यहाँ पे बोला है ना थ्योरी ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो आपका क्षीर दधि न्याय है, यहाँ पे हम बेसिकली बस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तुम लोग को न्याय से। तो जो क्षीर दधि न्याय है, ये क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है जो प्रोसेस है दूध का दही बनना। ठीक है, जैसे हम दूध रखते हैं तो दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है, यानी कि दही बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे बताया गया है कि जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो उस आहार रस से
रस धातु में परिवर्तन हो जाता है, रस धातु टोटली, रक्त धातु में, रक्त धातु टोटली मांस धातु में, ठीक है, मांस मेद में, मेद अस्थि में। तो ऐसे टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है आगे आने वाली धातुओं का। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, क्षीर दधि न्याय कहलाएगा। समझ गए। उसके बाद से आता है तुम्हारा, अभी समझ जाओ, डिटेल में बताएंगे, बस यहाँ पे एग्जाम में लिखने के लिए भूलो मत क्षीर दधि न्याय है क्या, नाम में ही है। जैसे दूध को गर्म करके रख देते हैं गांव में या कहीं पे भी रख दोगे तो क्या होगा, उसमें जो है कहते हैं कि जोरन डाल दो, ठीक है, तो जोरन डालने से क्या होगा, दही बन गया ना, दूध जो है सुबह उठोगे तो दही बन जाता है। तो ऐसे ही इस न्याय के अनुसार यानी कि क्षीर दधि न्याय के अनुसार कहा गया है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और दो भागों में डिवाइड हो जाता है, प्रसाद और पित्त भाग में। तो प्रसाद भाग जो है आहार रस बना और वो आहार रस जो है ना वो सीधे रस धातु में परिवर्तित हो जाएगा। रस धातु पूरा रक्त धातु में परिवर्तित हो जाएगा, रक्त धातु मांस धातु में परिवर्तित हो जाएगा, मांस धातु मेद धातु में, मेद धातु अस्थि धातु में, अस्थि धातु मज्जा में और मज्जा धातु शुक्र धातु में, यानी कि पूरा का पूरा परिवर्तन। इसीलिए इसको कहा गया है इंग्लिश में थ्योरी ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाना। तो ये क्षीर दधि न्याय है और इसी के अनुसार ना, इसी थ्योरी के अनुसार इस न्याय को गलत मान लिया आचार्यों ने, बिकॉज कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन हम बताएंगे। अब सेकंड देखो, केदार कुल्य न्याय है। केदार यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जैसे क्या होता है केदार कुल्य, मतलब कि जैसे देखो केदार मतलब क्या हो गया, आपकी एक खेत हो गया, ये फील्ड है, ठीक है। केदार यानी कि एक फील्ड है और इस खेत की सिंचाई करनी है, इस खेत की सिंचाई करनी है, समझ गए। तो ऐसे जैसे गेहूं का खेत होता है तो इसमें अलग अलग नालियां बनाई गई, नालियों से होकर के पानी जो है गुजरेगा, एक एक जो है सेक्शन में जाता है। तो इसी पे निर्भर करता है आपका केदार कुल्य न्याय, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मान लो यहाँ पे पानी लग गया, यहाँ से पानी आ रहा है खेत में, तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, जो खाली है यहाँ पे इस वाले एरिया में पानी आया, फिर यहाँ से कहाँ पे जा रहा है, दूसरे वाले सेक्शन में, दूसरे से तीसरे वाले में, तीसरे से चौथे में जाएगा, चौथे से पांचवें में जाएगा। तो ऐसे जाएगा ना, तो जो जितना पास रहेगा उसके पास जल्दी पहुंचेगा, समझ गए। तो एक केदार कुल्य न्याय, केदार मतलब कि क्या हो गया आपका फील्ड, खेत, और कुल्य यानी कि नालियां, जो क्यारियां बनाई जाती हैं, वही तुम्हारा क्या है, केदार कुल्य न्याय। तो ही इस थ्योरी के अनुसार, यानी कि इस केदार कुल्य न्याय के अनुसार आचार्य ने कहा कि जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद जब पाचन स्टार्ट होता है, पाचन होने के बाद जब वो प्रसाद और पित्त अंश में डिवाइड हो जाता है, तो प्रसाद अंश से आहार रस बना, तो वह आहार रस ना सबसे पहले किसका पोषण करेगा, सबसे नजदीक कौन सी धातु है, ठीक है, तो रस धातु है ना सबसे पहला, तो रस धातु के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो रस धातु का पोषण सबसे पहले हुआ, रस धातु से रक्त धातु का पोषण होगा, रक्त धातु के बाद मांस धातु का पोषण होगा, मांस धातु के बाद मेद धातु, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा और मज्जा के बाद शुक्र धातु का पोषण होता है। तो एक किसने कहा था, ये थ्योरी किसने दी, केदार कुल्य न्याय ने, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था, तीसरा इस न्याय को डिनाई करते हुए तीसरा आया खले कपोत न्याय, जिसको आप कहोगे सेलेक्टिव प्रोसेस। और खले कपोत न्याय यानी कि खले मतलब क्या होता है, खलिहान होता है, ठीक है। जैसे गांव वगैरह में बगीचा वगैरह हो, चाहे खाली हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह लगा रहता है, तो खले यानी कि खलिहान, और कपोत दैट इज द कबूतर, कपोत मतलब कबूतर, क्या होगा, खले यानी कि खलिहान हो गया, ठीक है, और कपोत यानी कि कबूतर हो गया, कपोत यानी कि कबूतर, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, इसी थ्योरी पे डिपेंड करता है खले कपोत न्याय। तो इसमें आचार्य ने क्या कहा है कि देखो, जैसे क्या होता है कि खलिहान में क्या होता है कि कबूतर जितने रहते हैं वो दाना चुंगने आते हैं, अपना दाना चुंगने आएंगे, और जैसे ही क्या होगा वो दाना चुंग के शाम होती है घर जाने लगते हैं, तो जिस कबूतर का घर जितना नजदीक होता है वह उतना पहले पहुंच जाता है, समझ रहे हो, जिसका जितना लंबा दूरी रहेगा उसको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो इसी पे डिपेंड करता है आपका क्या है, खले कपोत न्याय, खले कपोत न्याय, ठीक है, यानी कि जो सेलेक्टिव प्रोसेस है इसी पे डिपेंड करता है, समझ गए। तो यही आचार्य ने कहा हुआ है खले कपोत न्याय के बारे में। तो हमने आज आपको इंट्रोड्यूस कराया है तीनों पोषण न्याय से, यानी कि क्षीर दधि न्याय,
केदार कुल्य न्याय और खले कपोत न्याय। अब यहाँ पे हम ना डिटेल में इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि क्षीर दधी न्याय क्या है टोटली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होगा, एकदम कंफर्म है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक धातु से आएगा, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक धातु पूछेगी, जैसे रक्त धातु पूछ दे कि रक्त धातु का वर्णन करो, तो कैसे आता है कि रक्त धातु की निरुक्ति व्युत्पत्ति बताते हुए उसके गुण कर्म क्षय और वृद्धि के लक्षण लिखिए, और उसके साथ साथ कोई एक न्याय पूछ देगा, जैसे कि केदार कुल्य न्याय का वर्णन करिए। ठीक है, तो आप लोग एकदम लेक्चर स्किप मत करिए, देखते रहिए, लाइव जुड़ा करो। ठीक, तो यहाँ से आज हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले तो धातु को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, कि धातु की निरुक्ति क्या है, धातु की परिभाषा क्या है, परिभाषा के बाद धातुओं की संख्या बताई है, संख्या के बाद धातु पोषण न्याय बताया, और उसके बाद हमने आपको यहाँ पे धातु पोषण न्याय को तीनों का हमने समराइज किया था कि तीनों के बारे में, जैसे यहाँ तो बस हेडिंग ही है, बट हमने समराइज कर दिया कि इनके नाम में ही इसका पूरा अर्थ छिपा हुआ है। ठीक,